आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आईटीआर भरना जरूरी है। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आखिर क्यों भरना है, क्या है फायदे, और इसकी डेट हुई है एक्सटेंडेड। और मैं बात करूंगा 50-75% यदि आपके बेटे 12th में मार्क्स लेके आए तो उसको 25,000 दे रही है सरकार। और दोस्तों, आपके खाते में परसों आएगी पेंशन। कईयों का मैसेज नहीं आया, आखिर करें, कॉल उठाएं, फायदा। और ऑपरेशन सिंदूर का लोगो किसने बनाया, जो आप देख सकते हो, ये कटोरी में सिंदूर भरा है, उछल रहा है, यानी ये हमारे एक एनसीयू ने बनाया, हमारे एक हवलदार ने बनाया। बहुत जबरदस्त बात है। और बात करूंगा तिरंगा यात्रा वर्सेस जहन सभा, आखिर क्यों, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, आखिर सैनिकों को इसमें क्या फायदा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रह्मोस की बात करूंगा, ब्रह्मास्त्र की बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, ये था ऑपरेशन सिंदूर का, जिसने बिल्कुल पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया था, घुटनों पे ला दिया था, सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था, ट्रंप के पैरों में डाल दिया था। और ये एक ब्रह्मास्त्र था, और ब्रह्मास्त्र की खासियत जिसका नाम है ब्रह्मोस, जरा इसका वीडियो देखना। नीति का ब्रह्मास्त्र है, आपको चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मोस है, चाहे आर्मी यूज करती है, नेवी करती है, एयरफोर्स, कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हो। और इसकी स्पीड आप समझ सकते हो, यानी ध्वनि की स्पीड से 3 गुनी स्पीड। अब इसको 8 गुना और अब बनाया जा रहा दोस्तों। और इसका रेंज दे सकते हो 30 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का, यानी दुश्मन कहीं भी हो, यानी पाकिस्तान के अंदर हो, यानी ढूंढ के मारने की क्या काबिलियत रखता है। उसमें और ज्यादा रिनोवेशन है। और सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय है, प्योर देसी है, प्योर हिंदुस्तानी है, यानी ये है बड़ी खासियत। तो दोस्तों, इसको देखने के बाद अब हम बात करेंगे आईटीआर की। हाँ जी दोस्तों, आईटीआर जरूरी है। सबसे पहले जान लो कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप इसके दायरे में आ रहे हो, नहीं, कोई मतलब नहीं है। दायरे का मतलब है आपको आईटीआर रिटर्न चाहिए, लेकिन आपको भरना ही पड़ेगा, आपको भरना चाहिए। इसके फायदे मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं। यदि आपका बच्चा एजुकेशन की स्कॉलरशिप ले रहा है, आपका बच्चा विदेश जा रहा है, यदि आप पासपोर्ट और वीजा बनवा रहे हैं, यदि आप गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी लेना चाहते हो, तो सबसे पहले वो मांगेंगे आपको पिछले 3 साल 5 साल का आईटीआर। तो आप 50 रुपए 100 रुपए का लोभ न करें और अपना आईटीआर फाइल करें। रिटर्न है या नहीं है उस पर नहीं जाएं। और इसीलिए एक लेटर निकला है। सबसे पहले ये न्यूज, फिर आपको मैं लेटर दिखाऊंगा कि कहा है कि अगर आपने अभी तक अपना आयकर दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 की जो डेट है उसको बढ़ाकर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर को 15 सितंबर 2025 तक कर दिया। आईटीआर फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद यह निर्णय लिया, यानी आईटीआर फॉर्म 16 का कुछ डिले हुआ है, इसलिए निर्णय लिया है कि 15 सितंबर तक इन्हें टाइम दिया जाए। यह फैसला इस साल आईटीआर फॉर्म के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। फाइलिंग सिस्टम आवश्यक समायोजन टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के मद्देनजर लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। सीबीडीटी ने कहा है कि इसकी सीमा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 26 एएस को सत्यापित करने टीडीएस क्रेडिट के लिए उनको समय लग रहा है। अब क्या 12 लाख तक की टैक्स छूट, लेकिन गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिज्यूम लागू हुआ है। 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिज्यूम के साथ 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलने वाला है, यानी जिनकी सैलरीज इनकम सालाना 12,75,000 है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, इससे पहले न्यू टैक्स रिजिम 7 लाख था, आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को हुआ है। हालांकि आईटीआर भरने में इस बार 12 लाख टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीआर वित्त वर्ष 2024-25 का है और ये टैक्स छूट आपकी 2025-26 के लिए लागू है। ये आप समझ सकते हो। इनकम टैक्स इंडिया ने कहा है, काइंड अटेंशन टैक्स पेयर, सीबीडीटी हैज डिसाइडेड एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग आईटीआर्स विच आर ड्यू टू फिलिंग 31 जुलाई 2025। उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला है। इसका आप, ये लेटर है, आप हिंदी और अंग्रेजी में इसका आप लेटर ले सकते हो। इसमें सीधा सीधा लिखा है प्रेस विज्ञप्ति जो 27 मई 2025 को निकली है, और इसी चीज का हवाला उन्होंने लेटर में दिया हुआ। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरूर अपना आईटीआर फाइल करें, जरूर करें, भले 100 रुपए का लालच न करें। क्या फायदा, मैंने बताया कि बहुत सारा। यदि आप लोन भी कहीं लेने जाओगे तो आईटीआर आपसे मांगा जाएगा, इसलिए आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना आईटीआर फाइल करें। यदि तो आपका ज्यादा एक्सेस कटा है तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये थी बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, 75% से ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों को 25,000 रुपए की घोषणा। जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी ग्वालियर की तरफ से यह मैसेज है, जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं जिन्होंने 12th में 75% से ज्यादा अंक लिए हैं,
मध्य प्रदेश सरकार उन्हें लैपटॉप या 25,000 रुपए का अनुदान यानी इनाम के तौर पर राशि दे रही है। लेकिन इसकी शर्तें यह हैं कि वो किसी शासकीय विद्यालय में पढ़ा हुआ हो, या वो सीबीएसई है, केबी है, दूसरे स्कूलों में आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आप मध्य प्रदेश के जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, उसके स्कूलों से आप पढ़े हैं तो आपको उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और उसके लिए डॉक्यूमेंट हैं आपको, यानी जैसा सूचना आपने स्कूल में डालना है, अपना बैंक अकाउंट डालना है और अपनी पूरी डिटेल है, बैंक की डिटेल है, और आपने मार्कशीट वगैरह ये सारी अपलोड करके आपने उस पोर्टल को रेडी कर देना है और आपके खाते में पैसा आ जाएगा, आपने खाता देना है। अब मैं बात करूंगा जिन भाइयों की पेंशन का मैसेज नहीं आया। हाँ जी दोस्तों, कई लोग हैं जो हमसे कह रहे हैं मेरा पेंशन का मैसेज इस बार नहीं आया। कोई बात नहीं, हमने उनसे कहा है कि आप ये 2 टोल फ्री नंबर है 1800-180-5325 पे कॉल करें। समय लगता है, कॉल करें और वहां पर जो भी ऑपरेटर हैं वो बैठ के बताएंगे, आपका लेजर खोलेंगे, आपसे पीपीओ नंबर वगैरह मांगेंगे, उसके बाद बता देंगे आप अपडेट दिखा रहे हैं, आपकी बेसिक पेंशन इतनी है और डीएडीआर इतना है, कम्युटेशन इतना कट रहा है और ये आपके खाते में 30 तारीख को आ जाएगी। तो फिर आप निश्चिंत रह सकते हो। लगभग जिनकी पेंशन पिछले कंटिन्यूस है, मैसेज नहीं आया वो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पेंशन आपके खाते में 30 तारीख को 11 बजे तक आपके खाते में जरूर आएगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर का। हाँ जी दोस्तों, लोगो आपने देखा होगा SINDOOR, पहला ओ है उसमें कटोरी रखी है और सिंदूर रखा है और सिंदूर दूसरे ओ की तरफ जा रहा है। और आप देख सकते हो ये लोगो बनाने वाला, अभी किसी ने बोला इसका नाम कैसे रखा गया, काम कैसे रखा गया, तो आपको समझ गया होगा। नाम यानी हमारी महिलाओं का उन्होंने सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, एक बदला था इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। बड़ा यूनिक नाम है और यूनिक ही इसका लोगो है, लेकिन इसका दायित्व, इसका क्रेडिट जाता है हमारे हवलदार को, एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को। कितनी अच्छी बात है। भारतीय सेना ने अपनी पत्रिका बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर का लोगो बनाने वाले सेना के जवानों की तस्वीर शेयर की है। पत्रिका में तस्वीर का शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर का लोगो बनाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह। हाँ जी दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। हमारे जवान में कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है, आप समझ सकते हो। ये नहीं सोचना कि सिर्फ हम फौजियों को, फौज एक बड़ा रिनोवेशन होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि उनको कुछ न कुछ रिनोवेशंस करने ही पड़ते हैं। उनका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन देश के लिए करता है, देश के फायदे के लिए करता है, देश के लोगों के लिए करता है। अपने लिए वो करे न करे, उसके पास समय नहीं है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर का आप लोगो देख सकते हो और मैंने आपको नाम बता दिया और किस तरीके से जो पत्रिका निकली है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्विवेदी साहब ने इसको शेयर किया। हमें गर्व है अपने इन अधिकारी पर और हमारे इस सोल्जर हवलदार सुरेंद्र के ऊपर। बाकी आप चीजें सारी, बहुत सारी न्यूज है, आप इसमें देख सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, ऑपरेशन तिरंगा यात्रा वर्सेस जहन सभा, आखिर क्या है अंतर। हाँ जी दोस्तों, आज एक बड़ा सवाल है। एक साइड तिरंगा यात्रा निकल रही है जो भारतीय जनता पार्टी निकाली, एक साइड जहन सभा हो रही है वो कांग्रेस निकाली। दोनों में समानता यही है कि दोनों देश की बात कर रहे हैं। दोनों में समानता यह कि दोनों सेना और सैनिकों की बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं, वीर नारियों की बात कर रहे हैं। यानी माहौल देश में एक बहुत अच्छा हुआ है जहां पर तिरंगा हो। ये माहौल शायद 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखने को मिलता था और ये लंबा चलेगा, जून के महीने तक चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का ये जश्न है और मनाना चाहिए। अब इसमें कुछ नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, वो कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। आहत होता है, दिल दुखता है सैनिकों का, शायद नेताओं का ना दिखे, क्योंकि उसके बीच में एक नेतागिरी भी है। अब नेतागिरी क्या है कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को सफल बना रही है, सेना को क्रेडिट दे रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि ऐसा राजनीति कहती है कि वो विपक्ष है तो उनका काम बनता है सवाल करना, हमें उससे कोई परहेज नहीं। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाए। भाजपा के लोग
कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने, आपदा में अवसर इसीलिए कहता हूं। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी। और ये सवाल आने वाली कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है, एक इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। उधर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगातार 2 दिन से गुजरात में और बिंदास तरीके से बोल रहे हैं। अब इन्होंने जड़ पे लेके गए कि आखिर ये जड़ कहां है। यानी उन्होंने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इसकी जड़ मुजाहिदीन थे। या 1948 में जब ये सारी समस्या हुई थी, जब ये POK पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर बना, यानी वो पहले कश्मीर था, पाकिस्तान ने उसको कब्जा किया, उसको दिया किसने, देना नहीं चाहिए था। जब हम उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, मुजाहिदीनों को हराया, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा, लेकिन वो हिस्सा हमने क्यों नहीं लिया। उस कांटे को निकाल के रहे। फिर उसके बाद बोला गया, उसके बाद आपने 1965 में उसके ऊपर लड़े, फिर आप जीते, लेकिन आपने फिर नहीं लिया। फिर 1971 में तो आपने बिल्कुल पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के मारा, आपने फिर नहीं लिया। यानी तमाम ऐसी बातें हुई, कारगिल हुआ, उसके ऊपर फिर नहीं लिया। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं समस्या शायद कुछ इस तरीके की हो, जो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लेवल में समस्या है, और उसका निराकरण होगा कभी न कभी। लेकिन इनको जो दर्द है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा दर्द है सेना को। 1990 के दशक के 1990 के बाद RR वहां से बनी, कितने सैनिकों ने बलिदान दिया है, कितने सैनिकों ने शहादत दी है, कितने माँ ने अपना बेटा खोया, और कितनी बहनों ने अपना सिंदूर बलिदान किया है। तो दोस्तों, वो दर्द सैनिकों के लिए आज भी वहां की सेना है, सैनिकों को काम करना मुश्किल हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि दुश्मन है कौन, किस वेशभूषा में छपा है। लेकिन राजनेता लगातार राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करना इनका काम है, ना ही मैं क्या बोलूं। आप देख सकते हो, दोनों तरफ के वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूं।